आ गए आप वापस से एक रात पहले पढ़ने। कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं। देखो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का आपका पेपर है, ठीक है। इसमें न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, जो आएंगे वो वीडियो के मैं बीच में बता दूंगा। आप वीडियो को एंड तक देखना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बीच बीच में बताता हूँ जो आपको देखनी चाहिए और जो कि ज़रूरी है। आप एंड तक नहीं देखोगे तो आपका ही नुकसान होगा इसमें, ठीक है। बाकी स्टार्ट करते हैं, मैं कुछ कुछ चीज़ें बीच में बताऊंगा। स्टार्ट करते हैं। पहला है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, पहले तो यही जानते हैं। अकाउंटिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस के ट्रांजैक्शन को। भाई आपने कोई सामान खरीदा, कोई सामान बेचा, या कुछ भी हुआ आपके बिजनेस में, कोई भी ट्रांजैक्शन हुई, ठीक है, उसको रिकॉर्ड करना, इसको बोलते हैं अकाउंटिंग। इट इंक्लूड रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइज एंड इंटरप्रेटिंग। आप रिकॉर्ड करते हो, उसको क्लासीफाई करते हो कि वो सामान बेचने की ट्रांजैक्शन है, सामान खरीदने की ट्रांजैक्शन है। उसको फिर समराइज करके आप इंटरप्रेट करते हो, फाइनेंशियल डाटा को इंटरप्रेट करते हो। बेसिक सा ये है। इट शोज हाउ मच मनी अ बिजनेस अर्न, एक बिजनेस ने कितना पैसा कमाया है, कितना खर्च किया, ये सब। इट ऑल्सो फाइनेंशियल पोजीशन भी बताती है, ये एसेट लायबिलिटीज़ की क्या है। ओवरऑल ये है अकाउंटिंग जब हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन को बिजनेस की, ठीक है। बाकी पॉइंट्स पढ़ लेना। एग्जाम्पल क्या है, एक शॉपकीपर है, वो डेली रिकॉर्ड सेल करता है, अपनी सेल्स को रिकॉर्ड करता है डेली कि आज इतना सामान बिका, आज इतना बिका। ये आपकी बेसिक सी अकाउंटिंग है। कितना एक्सपेंस हुआ, कितना कैश उसने रिसीव करा, इन सब को रिकॉर्ड करता है अकाउंटिंग, इसको बोलते हैं, ठीक है। अब आगे करते हैं। नेक्स्ट है नीड या फिर इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की ज़रूरत क्या है, क्यों करते हैं हम अकाउंटिंग? ताकि हमें हमारा प्रॉफिट और लॉस पता चल सके, ठीक है। एक बिजनेस कितना पैसा कमा रहा है या कितना लॉस कर रहा है ये भी तो पता लगेगा। अगर आप सामान दुकान से बेचे जा रहे हो, सामान खरीदे जा रहे हो, आप कैसे पता चलेगा कि भाई आपने कितना खर्चा किया या कितना आपने स्पेंड किया है, कितना कमाया, ठीक है। कुछ पता नहीं चलेगा। बिजनेस जो है प्रॉफिट और लॉस पता करने के लिए अकाउंटिंग करते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन करने के लिए कि भाई हमारे पास कितने एसेट है या कितने हम लाइबिलिटीज़ को ओज करते हैं। ओन का मतलब जो हमारे पास है, या ओज का मतलब जो हम ओन मतलब लाइबिलिटीज़ जो बोझ है हमारे ऊपर, ठीक है, ऐसा। टू कीप प्रॉपर रिकॉर्ड करने के लिए हम अकाउंटिंग करते हैं। सारा रिकॉर्ड हो, भाई सारी सेल्स की, हर चीज़ की रिकॉर्डिंग हो, हमारे पास रिकॉर्डेड हो सारा। डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है कि बिज़नेस में भाई हमें सेल्स बढ़ानी चाहिए या इस जगह पे कॉस्ट थोड़ी कम करनी चाहिए या फिर ये खर्चा कम करना चाहिए, ये सब चीज़ें। देखो एक चीज़ है, इस पेपर में ना आपको अकाउंटिंग का ये जो पेपर है, ऐसा हो सकता है कि बहुत ही ईजी आ जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि हल्का सा मॉडरेट आ जाए, ज़्यादा हाई लेवल का नहीं आता, ठीक है। आपको अकाउंटिंग की बेसिक टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। एसेट क्या होते हैं, लायबिलिटीज़ क्या होती हैं, रेवेन्यू क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, ये बेसिक पता होना चाहिए। हो सकता है कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन बना दे, और घुमा फिरा के भी क्वेश्चन बनते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ लेना और आंसर कर देना। बेसिक सा ये है, ठीक है, पर अच्छे से करना। और अकाउंटिंग की टर्म पता होनी चाहिए। बेसिक ये है आपको कि अकाउंटिंग होती क्या है। अकाउंटिंग में अलग अलग टर्म, एसेट, लायबिलिटीज़, और ये जो आपके इंटेंजिबल एसेट, टेंजिबल एसेट, ये सब क्या होते हैं पता होनी चाहिए, ठीक है। कुछ भी आ सकता है। अब आगे करते हैं। बाकी इंपॉर्टेंस नीचे यही है कि प्रोवाइड इंफॉर्मेशन आउटसाइडर्स को, जो आपके इन्वेस्टर्स हैं, बैंक्स हैं, इनको पता चल सके। टैक्स कैलकुलेट करा जाता है, भाई कंपनी ने कितना मुनाफा कमाया उसके ऊपर जो भी टैक्स लगता है उनका, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसलिए हम अकाउंटिंग करते हैं ताकि ये सारी चीज़ें हम कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये क्या होता है, क्वेश्चन में आ गया कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम होता क्या है, तो बता देना कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम अकाउंटिंग डेटा को कलेक्ट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, स्टोर करते हैं और प्रोसेस करते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग का जितना भी डेटा होता है हम उसको कलेक्ट करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, स्टोर करेंगे और प्रोसेस करेंगे। बेसिक से ये है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये होता है। ये क्या करता है, इट कन्वर्ट्स बिजनेस ट्रांजैक्शन इनटू यूजफुल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब आप एक बात बताओ, एक बिजनेस है, उसने कोई सामान बेचा, इससे ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है, इससे कोई मतलब पता चल रहा है आपको? नहीं पता चल रहा कि भाई सामान बेच दिया, ठीक है, पैसे आगे, बात खत्म। लेकिन वहीं अब क्या होगा, उसको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में कैसे कन्वर्ट करेगा? वो वहाँ लिख देगा सेल्स इतने की हुई, 50 करोड़ की सेल हुई या 5 करोड़ की हमारी सेल्स हो गई। अब उससे आपको क्या पता चलेगा कि भाई हाँ 5 करोड़ की सेल्स हुई है कंपनी की, इसने इतना सामान बेचा अपना, 5 करोड़ की सेल्स हुई हैं। या फिर उसने बिजनेस ट्रांजैक्शन बहुत सारी हुई, एक कंपनी ने बहुत सारा सामान बेच दिया। उससे आपको सारी चिट्ठी थोड़ी ना कलेक्ट करोगे कि भाई सारे बिल कलेक्ट करोगे,
तो अब वो क्या करेंगे, सारे बिल को जोड़ के एक जगह दिखा देंगे कि भाई इतना सामान बिका है हमारा। सो वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बन जाएगी, यूज़फुल होगी वो हमारे लिए कि कंपनी कितना पैसा कमा रही है, हमें पता चलेगा। उसी हिसाब से हम इन्वेस्टिंग भी करेंगे कंपनी के अंदर कि अच्छा कमा रही है, ठीक है, अच्छी कंपनी है, ठीक है, इन्वेस्ट कर दो पैसा, ऐसा। इट इंक्लूड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम में कुछ चीज़ें इंक्लूड होती हैं, आप इसको कंपोनेंट भी बोल सकते हो। पीपल, भाई जो लोग हैं वही तो करेंगे, डाटा को कलेक्ट करेंगे, उसको लिखेंगे, समझेंगे। प्रोसीजर, कुछ मेथड्स होते हैं, सॉफ्टवेयर कुछ मेथड्स कुछ प्रोसेस होता है कि भाई हाँ, एंट्री होती है ना, एंट्री डेबिट क्रिएट करना, ट्रायल बैलेंस बनाना, लेजर बनाना, ये सारा क्या है, ये प्रोसीजर है। और इसमें सॉफ्टवेयर भी यूज़ होता है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में यूज़ करा जाता है। ये सॉफ्टवेयर आपके कुछ टैली होता है, एक्सेल होते हैं, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि यूज़ करे जाते हैं अकाउंटिंग करने के लिए। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने में हेल्प करता है, जैसे कि P&L, बैलेंस शीट, इन सब को प्रिपेयर करने में अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम हेल्प करता है। ये क्या करता है, ए आई इज प्रोवाइड एक्यूरेट एंड टाइमली इन्फॉर्मेशन, एक्यूरेट और टाइमली इन्फॉर्मेशन बताता है, और कंपनी को डिसीजन मेकिंग में भी सपोर्ट करता है। बेसिक सही है। इसमें क्या क्या हो गया, टैली हो गया, एक्सेल हो गया, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो गया, इन सब को यूज़ करा जाता है क्या करने के लिए, अकाउंटिंग डेटा को कलेक्ट करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए, स्टोर करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, और यूज़फुल इंफॉर्मेशन में, यूज़फुल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करा जाता है। बेसिक है, ठीक है। उसके बाद आता है कंपोनेंट, इसके क्या क्या पार्ट होते हैं, मैंने बताया पीपल होते हैं, अकाउंटेंट होते हैं, मैनेजर्स होते हैं। भाई यही तो यूज़ करते हैं सिस्टम को, इनके अलावा कौन करेगा। ये थोड़ा ना कि एक लैपटॉप आराम से बैठा हुआ है और साइड में बिल पड़ा हुआ है, लैपटॉप ने अपने हाथों से उठाया, डाला और सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दी, ऐसा नहीं होता ना। अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है तो मे बी वो रिकॉर्ड कर ले, वो एक्सेस कर ले, बट अगर कोई वैसे हुआ है, बिल की पेमेंट, बिल बनाए हाथों से, ये बनाए, वो तो अकाउंटेंट मैनेजर ये सब करेंगे। प्रोसीजर होता है, कुछ रूल्स होते हैं कि भाई हाँ, आप इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हो, इसको नहीं कर सकते। ये कैश ट्रांजैक्शन, आपने 5 करोड़ की कैश ट्रांजैक्शन करी, इसको हम नहीं मानेंगे, ऑनलाइन पैसा लेके आओ, ऐसी चीज़ें होती है ना। प्रोसीजर होता है, डाटा होता है, जो आपका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुई है ये डाटा हो गया। सॉफ्टवेयर जैसे कि आपका टैली, एसएपी, एक्सेल एटसेट्रा, ये होते हैं। हार्डवेयर हो गया, जैसे कि आपका कंप्यूटर पे तो यूज़ करते हैं हम, और प्रिंटर्स को करते हैं क्या करने के लिए, प्रिंट करने के लिए डेटा को। सर्वर यूज़ करे जाते हैं स्टोर करने के लिए। इंटरनल कंट्रोल होता है सारा का सारा, ताकि एरर और फ्रॉड को प्रिवेंट करा जा सके। बेसिक से ये कंपोनेंट्स होते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के, ठीक है। नेक्स्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो देखो, एक चीज़ मैं बोल देता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट करके बताना अभी तक कोई भी डाउट आया है तो, ठीक है। करते हैं। सो इंड एएस क्या है, ये हमारा इंडिया का जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, मैं बताता हूँ। दिस स्टैंडर्ड्स आर इशूड बाय, ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के इंस्टीट्यूट के द्वारा इशू करा जाता है, जितने भी स्टैंडर्ड्स होते हैं। नोन एज, इनको इंड एएस कहा जाता है, जो भी ये स्टैंडर्ड्स होते हैं। अब ये होते क्या हैं कि जो ये है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ ये आईसीआई, ये बताता है कि आपको ये स्टैंडर्ड फॉलो करने हैं। आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसे बनी होनी चाहिए, ऐसे लिखा होना चाहिए, ये ट्रांजैक्शन तो होनी ही चाहिए, ये चीज़ें मिसिंग नहीं होनी चाहिए। सारे जितने भी रूल्स रेगुलेशन है ना, कंपनी के P&L बनाने में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में, उनके बैलेंस शीट बनाने में, कैश फ्लो में, ये सारी चीज़ें यही बताते हैं कि आपको ऐसे ऐसे फॉर्मेट में और ये चीज़ें रिकॉर्ड करके दिखानी है, ठीक है। सो ये कौन करता है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में ये होता है। और इन स्टैंडर्ड्स को कौन इशू करता है, ICAI, ठीक है। इनको इंड एएस भी बोलते हैं, इन स्टैंडर्ड्स को इंड एएस बोलते हैं। और ये जो स्टैंडर्ड्स होते हैं ये ICAI के द्वारा इशू करे जाते हैं, ठीक है। अब जो हमारा इंड एएस है ना, जो स्टैंडर्ड्स हैं, ये IFRS के इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऊपर बनाए गए हैं। जैसे कि बाहर के देशों में जो बैलेंस शीट बनती है ना, हर देश की, हर बाहर के देश का स्टैंडर्ड अलग होगा ना। हमारे इंडिया में अलग बैलेंस शीट बनेगी, अलग अलग फॉर्मेट होगा, बाहर के देश के भाई अलग होगा। सो हमारा जो इंड एएस है ना, तो हमारे ICAI ने क्या कोशिश करी है कि बाहर के देश के साथ थोड़ा लगभग मिलता जुलता बना लें, ताकि समझने में आसानी हो कि भाई बाहर के देश की कंपनी कोई हमारे यहाँ आए तो उसे समझने में आसानी हो। बाहर के देश का कोई इन्वेस्टर है,
वो हमारे देश की कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है। अब वो जो बैलेंस शीट पढ़ता है उसका फॉर्मेट अलग है, ठीक है। यहाँ जो होगा वो फॉर्मेट एकदम ही अलग हो जाएगा। इसीलिए इंड इसने आईसीआई ने क्या कोशिश करी है कि जो बाहर के देश की जो बैलेंस शीट पी&एल बनते हैं ना, उससे थोड़ा मिलता जुलता हमारे देश का बना दिया है। इंड एएस स्टैंडर्ड्स बना दिए हैं ताकि समझने में आसानी हो। मिलता जुलता बनाया है, एकदम सेम टू सेम ऐसा नहीं है, ठीक है। मॉडिफाई करके इंडियन कंडीशंस में बना दिया है, ठीक है। और ये क्या करते हैं कि ट्रू और व्यू फेयर व्यू मिल सके अकाउंट्स का, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अच्छे से हो। भाई अगर ये अपने हिसाब से बताते हैं कि हमें हमें ना ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करके दिखाना, अगर ये नहीं बताएंगे तो कंपनी तो अपनी मर्जी से कुछ भी झूठ दिखा सकती है ना, तो क्या होगा, फ्रॉड हो जाएगा इन्वेस्टर्स के साथ, हर किसी के साथ जो भी बिजनेस कंपनी में इन्वॉल्व रहेगा। सो इसीलिए ये सारे जो स्टैंडर्ड हैं कि कैसे कैसे क्या क्या बनेगा, आपका किस फॉर्मेट में होगा, ये सब कौन बनाता है, आईसीएआई, ठीक है। और इन स्टैंडर्ड्स को क्या बोलते हैं, इंड एएस। अब आता है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये बाहर के देश के स्टैंडर्ड्स होते हैं कि बाहर के देश की जो कंपनी होती है वो कैसे अपनी बैलेंस शीट, कैसे अपनी पी&एल, कैसे क्या चीज़ें बनाएगी, ठीक है। यूज्ड बाय मैनी कंट्रीज, ज़्यादातर कंट्रीज में यही स्टैंडर्ड यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। मेक्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंटरनेशनली कंपेरेबल। इन ये स्टैंडर्ड ऐसे बनाए गए हैं कि अगर एक देश है, एक मान लो इंडिया है, एक यूएसए है, एक कोई दूसरा देश है, इन जापान हो गया, इन तीनों की अगर बैलेंस शीट साथ में रखें ना तो कंपेयर करी जा सके। ऐसा ना हो कि उसकी बैलेंस शीट एकदम अलग ही बनी है, उसकी अलग ही बनी है, मिलती जुलती हो ताकि थोड़ा समझने में आसानी हो सके। सो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये होगी जो इंटरनेशनली हर जगह कंट्री में यूज़ करे जाते हैं और इंटरनेशनली उसके द्वारा बनाए गए हैं। किसके द्वारा बनाए गए हैं, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के द्वारा इशू करे जाते हैं ये स्टैंडर्ड्स, कि भाई आप अपने कंपनी के कैसे कैसे आपको फॉर्मेट रखने हैं ये सब। सो बेसिक से यही है, ईजी है दोनों के दोनों, पॉइंट्स पढ़ लेना, अगर समझ नहीं आया तो दोबारा से बैक करके देख लेना, समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। बेसिक से ये है। नेक्स्ट है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ये आ सकता है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, ऑडिटिंग क्या होता है। सो पूछ लेंगे, क्या पता 7.5 मार्क्स में पूछ ले कि ब्रांचेस क्या होती हैं अकाउंटिंग की। सो क्या क्या ब्रांचेस होती हैं, पहला फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो एकदम बेसिक है, जिसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या क्या आता है, पी&एल, आपका बैलेंस शीट, ये सब आता है। रिकॉर्ड ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करी जाए। आप इसके नाम से पता लगाना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल, ठीक है। ऐसे फाइनेंशियल पोजीशन पता लगाना, प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करना, ओनर्स और इन्वेस्टर के द्वारा यूज करी जाती है, ठीक है ये सब। अब कॉस्ट अकाउंटिंग, नाम से पता लगाओ, कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब क्या हो गया भाई, कंट्रोलिंग एक्सपेंसेस, रिकॉर्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि भाई सामान को बनाने में कितना खर्चा आ रहा है उसको रिकॉर्ड करना, ठीक है। कॉस्ट पर यूनिट, कि एक सामान को बनाने में उसकी पर यूनिट खर्चा कितना आ रहा है इसको पता लगाना। सेलिंग प्राइस, कितने में सामान बेचना है, भाई कॉस्ट इतने की लगी तो इतने में बेचेंगे, ये सब फिक्स करना। वेस्टेज कम कर देता है ये। सो एग्जाम्पल, कॉस्ट ऑफ मेकिंग वन शर्ट, एक शर्ट को बनाने में कितना खर्चा आया, ठीक है, कितना खर्चा आया, ये हो गया कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। नाम से पता लगाओ, कॉस्ट मतलब कि कॉस्ट पता लगाना, ठीक है ये सब। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, हेल्प्स मैनेजर इन डिसीजन मेकिंग, ये जो होती हैं, अब आप सोचो नाम से, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट करना कुछ, ठीक है, ऐसा पता लग रहा है। यूजेस फाइनेंशियल डेटा एंड कॉस्ट डेटा, फाइनेंशियल डेटा को, कॉस्ट डेटा को ये यूज़ करते हैं मैनेजमेंट करने के लिए। मेक्स बजट, रिपोर्ट बनाते हैं, बजट्स बनाते हैं, ये कंपलसरी नहीं होता लॉ के द्वारा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये सब चीज़ें कंपलसरी होती हैं, कानून कहता है कि भाई तुम्हें अपनी कंपनी का, अगर तुम एक लिस्टेड कंपनी हो, तुम लिस्ट हो रखे हो, तो तुम्हें ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी, कंपलसरी है, एकदम कंपलसरी है। तुम्हें अपना पी&एल दिखाना पड़ेगा, बैलेंस शीट दिखानी पड़ेगी, कैश फ्लो जो भी पोजीशन होती है वो सब दिखानी पड़ेंगी। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या है, ये लॉ के द्वारा कंपलसरी नहीं करी गई है। फ्यूचर ओरिएंटेड होती है, जैसे कि बजट फॉर नेक्स्ट ईयर, अगले साल हम कितना कितना बजट होगा,
जो करा जाता है ना, बजट बनाया जाता है, वो क्या हो गया कंपनी के अंदर जो होता है, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो गया। भाई मैनेज ही तो कर रहे हो आपकी अगले साल का क्या बजट होगा, आज से मैनेज करके चल रहे हो ऐसा। टैक्स अकाउंटिंग नाम से पता लगाओ, टैक्स मतलब कि ऐसी अकाउंटिंग जो टैक्स कैलकुलेट करने के लिए यूज होती हो, जीएसटी कैलकुलेट यूज करने के लिए होती हो, इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए यूज होती हो। ये टैक्स अकाउंटिंग क्या करती है, सारी इनकम टैक्स की कैलकुलेट इनकम टैक्स कैलकुलेट करने में हेल्प करती है, और फाइलिंग टैक्स रिटर्न फाइल करने में हेल्प करती है, अवॉइड पेनल्टीज, इनकम टैक्स कैलकुलेशन ऑफ अ फर्म। भाई एक कंपनी है, उसके अंदर कंपनी को कितना टैक्स पे करना है, ठीक है, ये सारा जो कैलकुलेशन होगा वो किसके अंदर होगा, टैक्स अकाउंटिंग के अंदर। एक कंपनी है, उसके अंदर एक सामान को बनाने का जितना भी खर्चा, सारी रिकॉर्ड, सारी ट्रांजैक्शन, कितना खर्चा आया, कितना बेचने का सामान होगा, इस सब को जो रिकॉर्ड होगा, इस सब की अकाउंटिंग होगी, वो किस में आएगी, कॉस्ट अकाउंटिंग में आएगी। फाइनेंशियल फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपके P&L बन जाएंगे। अब आता है ऑडिटिंग। ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है, कंपनी ऑडिट रिपोर्ट, चेक एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट, कि भाई आपने जो अकाउंट बनाए हैं, जो आपने P&L बनाया है, वो कितना सही है, उसको चेक करना कि आपने कहीं कुछ फ्रॉड तो नहीं लिख दिया, कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन तो दिखा दी जो आपकी हुई नहीं। आपने 5 करोड़ की सेल्स दिखा दी, क्या सही में 5 करोड़ की सेल्स हुई भी है कि नहीं हुई। सो ऑडिटिंग मतलब एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट को चेक करना। ऑडिटिंग क्या चेक करती है, कोई एरर या कोई फ्रॉड तो नहीं है। ऑडिटिंग क्या करती है, इंश्योर करती है कि ट्रू और फेयर व्यू हो, जो भी लिखा हो वो सही हो, एकदम सही हो, एकदम मस्त। डन बाय, ये ऑडिटिंग किसके द्वारा करी जाती है, ऑडिटर के द्वारा करी जाती है। और एक कंपनी की जब ऑडिटिंग हो जाती है और वो फेयर एंड ट्रू व्यू लिखा जाता है ना, तो उससे क्या होता है, ट्रस्ट बिल्ड होता है कि हाँ भाई कंपनी ने कुछ भी गलत या फ्रॉड की चीज़ें नहीं लिखी है, कंपनी ने जो बोला है कि इतनी इतने की सेल्स हुई है, इतने का प्रॉफिट हुआ है, वो एकदम सब सही है। ठीक है, ये होता है ऑडिटिंग। सो ये ब्रांचेज होती हैं आपकी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, ऑडिटिंग। ठीक है, जो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगेंगी वो मैं अच्छे से समझा दूंगा, जो बाकी आपने पहले पढ़ी है वो इतनी नीड नहीं है। ठीक है, टाइप्स ऑफ बिजनेस कौन कौन से होते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपको पता ही है, सोल प्रोप्राइटरी जहाँ पर एक पर्सन होता है, सारा प्रॉफिट भी उसका, सारा लॉस भी उसका, छोटे बिजनेस के लिए जनरली होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, जैसे कि एक छोटी शॉप हो गई, एक टी स्टॉल हो गया, ये क्या है, सोल प्रोप्राइटरी, जहाँ पर जो एक पर्सन के द्वारा ओन करी जाती हैं। पार्टनरशिप क्या हो गया, 2 और मोर पर्सन के द्वारा जो ओन करी जाती हैं। बिजनेस इज रन बाय एग्रीमेंट, जो बिजनेस होता है वो एक एग्रीमेंट के ऊपर चलता है। प्रॉफिट जो होता है वो शेयर होता है कि भाई तू 10%, तू अपना 50% प्रॉफिट तू रख, 50% मैं रखूंगा। सीए फर्म होगी, जैसे कि ट्रेडिंग फर्म होगी, ये पार्टनरशिप में हो गई। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस भी पता है, जो एक फैमिली मेंबर्स के द्वारा ओन करा जाता है। इन बिजनेस का हेड कौन होता है, कर्ता। कर्ता वही सब जो सबसे बड़ा सीनियर होता है। ये हो गया, फैमिली शॉप्स हो गई। कंपनी आपको पता ही है, अगर कोई कंपनी रजिस्टर हुई है कंपनीज एक्ट के अंदर, वो एक कंपनी हो जाएगी, जैसे कि टाटा, रिलायंस, ये सब। कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसे कि अमूल हो गया आपका, जो मेंबर्स के द्वारा फॉर्म करी जाती हैं। ठीक है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज हो गया, जो गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज होती हैं, जैसे कि LIC, इंडियन रेलवेज एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। ठीक है, वो प्राइवेट नहीं चलाता, उसको आज भी गवर्नमेंट चलाती है। सो ये क्या हो गया, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज हो गया। ये बेसिक्स है, इनको पढ़ लेना, बहुत ईजी है और पता होना चाहिए। ये तो पहले से ही पढ़ते आते हो आप, 11th 12th में हर जगह पढ़ाई होता है ये। सो ये होती है टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग टेक्सोनॉमी। सो अगर ये आ जाती है आपकी कि अकाउंटिंग टेक्सोनॉमी क्या होता है, 3 उसमें आ गया, 3 मार्क्स में आ गया, सो आप कैसे करोगे। सो बेसिक सा है, अकाउंटिंग टेक्सोनॉमी मींस क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ये क्लासीफाई करती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को। ये मैं आगे आगे आपको धीरे धीरे बताता हूँ क्या है। ठीक है, इट इज़ अ सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजिंग फाइनेंशियल डेटा इनटू कैटेगरीज। फाइनेंशियल डेटा जो होता है उसको कैटेगरी में डाल देना, कि अब देखो एसेट्स क्या होंगे, ये किसी को बताना तो पड़ेगा ना कंपनी को। ठीक है, कि भाई आपका ये एसेट होंगे, अगर आपके पास ये सामान है, आपने ये सामान खरीदा है, ये आपका एसेट हो गया, ये आपका शॉर्ट टर्म एसेट हो गया, ये लॉन्ग टर्म एसेट हो गया, ये आपका लाइबिलिटीज होगी, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। इन्हें कौन बताएगा, ये बताएगा अकाउंटिंग टेक्सोनॉमी। अकाउंटिंग टेक्सोनॉमी जो होती है, ये अकाउंटिंग क्लासीफाई करती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को, कि एक्सपेंसेस क्या होंगे, ठीक है, इनकम क्या होगी, इनकम कितने टाइप्स की इनकम हो सकती हैं, इन सब को जो
क्लैरिफाई करता है, ये करता है टैक्सोनॉमी, अकाउंटिंग टैक्सोनॉमी। यूज मेनली इन डिजिटल रिपोर्टिंग, डिजिटल रिपोर्टिंग में जनरली यूज करा जाता है। इट मेक्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट इजी टू रीड एंड कंपेयर। अब एक बात बताओ, आपको ये भी पता है एसेट क्या होते हैं, आपको ये भी पता है लायबिलिटीज क्या होती हैं, क्या ये इजी टू रीड नहीं हो गया, और आप इजीली कंपेयर भी कर सकते हो। सो इसको इजी बनाया किसने, अकाउंटिंग टैक्सोनॉमी ने। कैसे, इसने ये बताया कि भाई एसेट का मतलब वो होता है जो हमारे पास हम ओन करते हैं, ठीक है, और लायबिलिटीज का मतलब ये होता है जो हम ओस करते हैं। सो ये क्या हो गया, ये किसने बताया, अकाउंटिंग टैक्सोनॉमी ने। इट इम्प्रूव क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है इससे। क्लासिफाई करता है कि एसिड क्या क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, ये बताता है कि अगर आपके पास ये एसिड है तो आपको इसके इस एसिड को यहाँ पर डालना है, या आपके पास ये एसिड है तो इस एसिड का ये नाम होगा। फिक्टिशियस एसिड है, इंटेंजिबल एसिड है, इंटेंजिबल एसिड कौन से होते हैं ये कौन बताएगा, ये बताएगा, ठीक है। या आपको फिर गुडविल है उसको कौन से एसिड में डालना है, कौन बताएगा, अकाउंटिंग टैक्सोनॉमी बताएगा, ये होता है, ठीक है। सो इसकी नीड ऑफ अकाउंटिंग टैक्सोनॉमी की ज़रूरत क्यों होती है, टू मेक फाइनेंशियल रिपोर्ट यूनिफॉर्म, फाइनेंशियल रिपोर्ट को यूनिफॉर्म बनाया जाता है, ऐसा नहीं कुछ भी उल्टा सीधा कहीं भी लिख दिया है, ठीक है। टू मेक डाटा मशीन रीडेबल, ताकि जो मशीन है, जो आपके अगर कंप्यूटर में लैपटॉप में यूज़ करते हो तो वो आराम से रीड कर पाए क्या क्या चीज़ क्या लिखी है। इन्वेस्टर और रेगुलेटर्स को भी हेल्प करता है, इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करने के लिए वो आराम से समझ पाते हैं क्या एसेट है, क्या लायबिलिटीज़ है, क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, सब चीज़ें। टू रिड्यूस रिपोर्टिंग एरर कम करने के लिए, टू अलाउ इजी कंपैरिजन, वही फाइनेंशियल वो डेटा एनालिसिस में, डेटा एनालिसिस को इम्प्रूव करने में। सो ये होता है अकाउंटिंग बेसिक टैक्सोनॉमी, ठीक है। अब करते हैं आगे। नेक्स्ट है अकाउंटिंग प्रोसेस, फिक्टिशियस एसेट, कंटिजेंट लायबिलिटीज। सो अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है, बेसिक सब देखो, एक प्रोसेस होता है जो फॉलो करा जाता है बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है। सो ये स्टेप्स हैं, ऐसे सीक्वेंस में याद रख लेना। पहले क्या करा जाता है, आइडेंटिफाई बिजनेस ट्रांजैक्शन, कि भाई ट्रांजैक्शन क्या हुई है उसको पहले आइडेंटिफाई करना, सेल्स की या परचेज की जो भी ट्रांजैक्शन है उसको आइडेंटिफाई करना क्या ट्रांजैक्शन हुई है। उसके बाद उसको जर्नल में रिकॉर्ड करना, ठीक है। फिर उसको पोस्ट कर देना लेजर में, ये पता होना चाहिए आपको लेजर क्या होता है, ट्रायल बैलेंस क्या होता है ये पता होना चाहिए, मैंने इसमें बताया नहीं है पर अच्छे से देख लेना, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, लेजर क्या होता है, जर्नल जो एंट्रीज करते हैं वो क्या होती है, ये सब आगे बताऊंगा मैं, इसको करते हैं। सो आपने आइडेंटिफाई करा बिजनेस ट्रांजेक्शन को, फिर इसको रिकॉर्ड कर लिया जर्नल में, उसके बाद उसको पोस्ट कर दिया लेजर में, लेजर बना दिया आपने। फिर प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, एक ट्रायल बैलेंस बनाया आपने एरर चेक करने के लिए, कोई एरर्स तो नहीं है। फिर आपने फाइनल अकाउंट बना दिए, P&L और बैलेंस शीट बना डाली, ठीक है। सिक्स्थ पे क्या आ गया, फिर आपने एक्यूरेसी चेक करी सही भी है कि नहीं है। उसके बाद आपने प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद आपने फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की पता कर ली। ये होता है बेसिक से अकाउंटिंग प्रोसेस, कि एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने से लेके उसको आइडेंटिफाई करने से लेके उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है ये सारी पता लगाना, ठीक है। उसके बाद आता है कंटीजेंट लायबिलिटी, दीज आर पॉसिबल लायबिलिटीज दैट मे और मे नॉट हैपन इन फ्यूचर। कंटीजेंट लायबिलिटी बेसिक सी होती है कि फ्यूचर में ये लायबिलिटीज ऐसी होती है जो फ्यूचर में अराइज भी हो सकती हैं, नहीं भी हो सकती। जैसे कि एक कोर्ट में केस चल रहा है, एक कंपनी के ऊपर कोर्ट में केस चल रहा है। अब आप एक बात बताओ, अगर वो कंपनी केस हार गई तो उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी, ये उसकी कंटीजेंट लायबिलिटी होगी, और अगर वो केस जीत गई तो नहीं देनी पड़ेगी। सो कंटीजेंट लायबिलिटी क्या है, ये फ्यूचर है, फ्यूचर पे जो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ठीक है। ऐसी लायबिलिटी होती है, फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करती है। फ्यूचर में अगर हम केस जीत गए तो कंटीजेंट लायबिलिटी नहीं है, और अगर केस हार गए तो हमें पैसे देने पड़ेंगे, 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे, वो कंटीजेंट लायबिलिटी हो जाएगी। सो जो लायबिलिटी फ्यूचर में अराइज हो सकती है, फिर आपके कंपनी में कोई आग लग गई एकदम से, ये कंटीजेंट लायबिलिटी हो गई, भाई फ्यूचर की है ना, पता नहीं हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ऐसा, ठीक है। नोट शोन बैलेंस शीट में शो नहीं होता, श्योर नहीं होती कंटीजेंट लायबिलिटी की होगी भी कि नहीं होगी, भाई पता ही नहीं, फ्यूचर में हो गई तो ठीक है,
नहीं हुई तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे आता है फिक्टिशियस एसेट। दीज आर नॉट रियल एसेट बट एक्सपेंसेस नॉट येट रिटर्न ऑफ। ये रियल एसेट भी नहीं होते और इनके इनको एक्सपेंसेस भी नहीं, इनको रिटर्न ऑफ भी नहीं करा जाता। ठीक है। दे डू नॉट हैव एनी फिजिकल वैल्यू, कोई फिजिकल वैल्यू नहीं होती, एसेट साइड में शो करे जाते हैं बैलेंस शीट के। दे आर ग्रेजुअली रिटर्न ऑफ, ये ग्रेजुअली धीरे धीरे इनको हटा दिया जाता है, रिटर्न ऑफ कर देते हैं। ठीक है। दे गिव नो फ्यूचर बेनिफिट, कोई फ्यूचर बेनिफिट नहीं देते। दे आर एक्चुअली लॉसेस और एक्सपेंसेस। जैसे कि आपका प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होता है, जैसे कि आपने रजिस्ट्रेशन करवाया, रजिस्ट्रेशन की फीस दी कंपनी की, या लीगल डॉक्यूमेंट्स के लिए आपने कुछ फीस दे दी, ये आपकी क्या है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है। ये आपकी फिक्टिशियस एसेट है। ठीक है, कोई लायबिलिटी भी तो नहीं है ये आपकी। ठीक है। सो ये क्या है, फिक्टिशियस एसेट बोलते हैं इनको। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, आपने इशू करते टाइम शेयर्स पे डिस्काउंट दे दिया। ठीक है। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, ये सारे क्या हैं, फिक्टिशियस एसेट्स हैं आपके। ठीक है। सो ये हो गया आपका अकाउंटिंग प्रोसेस, फिक्टिशियस एसेट और कंटिंजेंट लायबिलिटी। इनको और अच्छे से देख लेना, पॉइंट्स को पढ़ लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन एंड ट्रायल बैलेंस। सो ट्रांजैक्शन क्या होती है, देखो, एवरी बिजनेस एक्टिविटी इन्वॉल्व मनी इज कॉल्ड अ ट्रांजैक्शन। भाई एक पैसे का जो लेन देन हुआ है वो ट्रांजैक्शन ही तो है बीच में एक बिजनेस के साथ। ट्रांजैक्शन आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन जर्नल। ट्रांजैक्शन जो होती है वो पहले जर्नल में रिकॉर्ड करी जाती हैं, फिर उनको लेजर में पोस्ट करा जाता है। उसके बाद एक ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है ताकि ये पता चल सके कि हमने जो एंट्रीज करी हैं, जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करी हैं, वो सही है या गलत है, कि सही रिकॉर्डेड भी हुई है नहीं हुई है। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट ऑफ ऑल लेजर्स बैलेंसेस, सारे लेजर बैलेंसेस का एक स्टेटमेंट बनाया जाता है। प्रिपेयर एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड के एंड में बनाया जाता है, जिसमें डेबिट और क्रेडिट जो है, डेबिट एंड क्रेडिट टोटल्स मस्ट बी इक्वल, ये इक्वल आना चाहिए। एक्यूरेसी पता लगाता है ये कि भाई सही है कि नहीं, अगर इक्वल नहीं आया तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है। इन द इट इज़ द बेस ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट बनाने के लिए एक बेस होता है। पी एंड एल बनाने से पहले, बैलेंस शीट बनाने से पहले एक बेस बनाया जाता है। क्यों, अगर पहले ही मान लो ट्रायल बैलेंस में कोई गड़बड़ी निकल गई, ट्रायल बैलेंस सपोज किसी कंपनी ने नहीं बनाया, ठीक है, फिर क्या होगा, पी एंड एल में गड़बड़ी निकल जाएगी, बैलेंस शीट में गड़बड़ी निकल जाएगी। लेकिन वहीं अगर वो ट्रायल बैलेंस पहले ही बना लेंगे तो वहाँ पता लग जाएगा, अगर ट्रायल बैलेंस सही आया तो इसका मतलब पी एंड एल सब सही बन जाएगा। आगे आता है ट्रांजैक्शन के नेचर। अ ट्रांजैक्शन इज एनी इवेंट दैट हैज फाइनेंशियल इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस। एक ट्रांजैक्शन किसको कहा गया है, जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट डालती है एक बिजनेस पे। ट्रांजैक्शन, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, जैसे कि कैश ट्रांजैक्शन, भाई कैश पेड फॉर स्टेशनरी, आपने स्टेशनरी के लिए कैश पेड कर दिया, ये कैश ट्रांजैक्शन हो गई। क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या होती है, उधारी पे सामान ले लिया। कैपिटल ट्रांजैक्शन क्या होती है, ओनर्स ब्रिंग मनी इनटू बिजनेस, ओनर जो है उसने कुछ पैसा डाल दिया बिजनेस में, एक कैपिटल ट्रांजैक्शन हो गई, कैपिटल डाल दी उसने बिजनेस में, एक इन्वेस्टमेंट कर दी। रेवेन्यू ट्रांजैक्शन क्या होगी, जो आपकी डेली की बिक्री करी आपने सामान की, उसको रिकॉर्ड कर लेना। एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन क्या होगी, बाहर आपने किसी सप्लायर से रॉ मटेरियल मंगाया था, उसको रिकॉर्ड कर लेना। इंटरनल ट्रांजैक्शन क्या होगी, डेप्रीशिएशन की, एक कंपनी क्या करती है, डेप्रीशिएशन लगाती है अपने एसेट्स पे, वो इंटरनल ट्रांजैक्शन हो गई। सो ये होती हैं अलग अलग टाइप की, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस अलग ऐसी होती हैं। बाकी ट्रायल बैलेंस को अच्छे से और कर लेना, ऐसा हो सकता है कि ये आ जाए फाइनल अकाउंट्स क्या होते हैं, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, वो ट्रायल बैलेंस क्या होता है, क्यों प्रिपेयर करा जाता है या क्यों इंपॉर्टेंट होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या हो गई, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है। एक चीज़ याद रखना, न्यूमेरिकल ज़रूर आएंगे। ठीक है, मैं बता दूंगा आगे कौन से आ सकते हैं। दूसरी, 3 मार्क्स के क्वेश्चन और 7.5 आपको चॉइस भी मिलेगी। ठीक है, आपको 3 मार्क्स के में जनरली न्यूमेरिकल्स नहीं आते, अगर आ जाएंगे तो मैं बता दूंगा। जनरल एंट्री का आ सकता है कि एक बिजनेस ने इतने की परचेज करी है, इतने की सेल करी, उसकी एक जनरल एंट्री बना दो, ये आ सकता है। ठीक है, 3 नंबर में आएगा तो, वरना 7.5 में, जनरली 7.5 में ना छोड़ के 15 नंबर में ज़्यादा चॉइस मिल जाएगी आपको, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन 2 करने होते हैं, 3 करने होता है आई थिंक, हाँ 3 करने होते हैं। सो 3 क्वेश्चन करने होते हैं तो आपको चॉइस भी मिल जाएगी, और 5 क्वेश्चन मिल जाते हैं शायद, तो उसको देख लेना।
अच्छे से कर लेना, वहाँ चॉइस मिल जाएगी। वहाँ पर न्यूमेरिकल आ सकते हैं और 7.5 में भी न्यूमेरिकल आ सकते हैं, 7.5 मार्क्स में भी और 15 में भी न्यूमेरिकल आ सकते हैं। सो लेकिन चॉइस भी मिल जाएगी। सो आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं आता तो, ठीक है। नेक्स्ट है ये जर्नल एंट्रीज है, इनको ज़रूर से या तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, या फिर आप इसको लिख लो, याद कर लेना। इससे रिलेटेड मुझे ऐसा लगता है क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है 7.5 में, 15 में या 3 में भी आ सकता है। 3 में क्या बोल देगा, कैश परचेज या फिर कैश सेल्स हुई है एक बिजनेस की 6 लाख की, उसकी जर्नल एंट्री बनाओ, या क्रेडिट सेल हुई है उसकी जर्नल एंट्री बनाओ, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। 3 मार्क्स में भी आ सकता है, 7.5 में हो सकता है 4-5 क्वेश्चंस दे दे और उनकी जर्नल एंट्री बनाने के लिए बोल दे, ठीक है। ये कुछ जर्नल एंट्रीज हैं। बाकी अगर आपके कॉलेजेस में और भी कराई होंगी और बताई होंगी अलग अलग, और भी कुछ एक्स्ट्रा होंगी, वो कर लेना। जर्नल एंट्री से रिलेटेड एक क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है, मुझे ऐसा लगता है, और आएगा, ठीक है। 100% श्योर नहीं कह सकता मैं, बट ज़रूर आएगा। जर्नल एंट्री से रिलेटेड छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है या फिर बड़ा भी आ सकता है कि 5-6 दे देगा आपको, ठीक है। वो आपकी किस्मत के ऊपर है। 5-6 क्वेश्चंस दे देगा और बोलेगा कि परचेज हुआ है, अमाउंट इतना रिसीव हुआ है डेटर से, इतना पेड हुआ है क्रेडिटर को, इसकी जर्नल एंट्री बनाओ। सो ये सारे स्क्रीनशॉट लेना, ये एंट्रीज हैं, इनको याद करके चले जाना। बेसिक सी हैं, ईजी सी हैं, याद करोगे, थोड़ा रट्टा भी मार लोगे तो क्या पता कुछ याद रह ही जाए, ठीक है। अच्छे से कर लेना, बस ये है। और अगर आपको आती है पहले से तो और बहुत बढ़िया बात है, फिर तो आप टॉप करके आ जाओगे आराम से। बाकी कुछ और जनरल एंट्रीज है, इन्वेंट्री की होगी, टेंजिबल एसेट की हो गई, परचेज ऑफ एसेट की हो गई, या इंटेंजिबल एसेट की हो गई। वो बोल देगा आपको क्वेश्चन में कि भाई इतने की इन्वेंट्री परचेज करी है, ठीक है, या आपकी कंपनी ने 10 लाख के एसेट कैश परचेज किए हैं, सो उसकी एंट्री बनाओ। सो आप क्या करोगे, एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ऐसे एंट्री बना दोगे। बेसिक से तो आपको आते ही होगा, ठीक है। और इसी फॉर्मेट में लिखना, एंट्री इसी फॉर्मेट में लिखी जाती है, ठीक है। एसेट अकाउंट डेबिट इसी एकदम सेम फॉर्मेट में जैसे ही लिखी है एंट्रीज, ठीक है। इनको कर लेना अच्छे से और स्क्रीनशॉट ले लेना, याद कर लेना। एक क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है, और अगर आएगा तो कमेंट करके बताना जब पेपर हो जाए आपका, ठीक है। सो आगे करते हैं। नेक्स्ट है यूनिट 3 के ये कुछ टॉपिक्स हैं, ये मैंने नहीं कराए हैं। ये न्यूमेरिकल टॉपिक्स हैं आपके, फाइनल अकाउंट, प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग, प्रिपरेशन ऑफ P&L अकाउंट। सो ये सारे थोड़े न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, इनको कराने के लिए भी अलग से टाइम चाहिए, अच्छे से बताने होते, समझाने होते हैं। सो बेसिक सा मैं अभी थ्योरी बता रहा हूँ आपको, जो करके आप पास हो सकते हो। ये नहीं कराए हैं इसलिए बता दिए हैं ताकि आप ये खुद से भी कर लो, ठीक है। इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। न्यूमेरिकल एक चीज़ याद रखना, तब कम से कम अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो 2 या 3 न्यूमेरिकल आके छूट जाएगा, मैटर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि 4 से 5 न्यूमेरिकल आ जाएँ, ठीक है, कि 3 न्यूमेरिकल तो उसने दे दिए 15 नंबर में, 2 दे दिए वहाँ, 1 दे दिया वहाँ, ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो एक चीज़ याद रख के चलना कि 3 न्यूमेरिकल तो कम से कम आएंगे, ठीक है। जनरल एंट्री आ सकता है, या बेसिक सा छोटा मोटा कोई ट्रेडिंग अकाउंट या लेजर या कुछ भी करने के लिए आ सकता है। सो उसको अच्छे से देख लेना। बैलेंस शीट क्या होती है, बैलेंस शीट बेसिक सा है, फाइनेंशियल पोजीशन शो करती है ऑन अ पर्टिकुलर डेट, एक पर्टिकुलर डेट के लिए एक फाइनेंशियल पोजीशन शो करती है। इसमें क्या होता है, एसेट होते हैं, लाइबिलिटीज़ होती हैं। इट ऑल्सो शोज कैपिटल ऑफ द ओनर, ओनर की कैपिटल भी शो करती है। अकाउंटिंग पीरियड के एंड में बनाई जाती है, और ये फाइनल अकाउंट्स के ऊपर बेस होती है, ठीक है। बैलेंस शीट ये होती है, बेसिक्स आपको पता ही है बैलेंस शीट कैसी होती है, वरना आप जाके देख लेना, समझ में आ जाएगा बैलेंस शीट दिखती कैसी है, क्या क्या ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है, सारा लिख के आ सकते हो पॉइंट में। इसमें एसेट रिकॉर्ड होते हैं, लाइबिलिटी रिकॉर्ड होती है, पर्टिकुलर डेट के लिए बनाई जाती है, एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड के लिए, एंड ऑफ द अकाउंटिंग प्रिपेयर पीरियड में प्रिपेयर करी जाती है। बेसिक से यही है, ठीक है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ डिस्क्लोजर्स इन फाइनल अकाउंट। सो देखो क्या इम्पोर्टेंस होती है डिस्क्लोज, मतलब हम फाइनल अकाउंट को डिस्क्लोज करना इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है, कि क्यों इतना ज़रूर होता है P&L को, या फिर आपकी बैलेंस शीट को या कैश फ्लो को, क्यों इनको डिस्क्लोज करना पड़ता है, क्यों इनको दिखाना पड़ता है। सो करते हैं। इट मीन्स गिविंग कंप्लीट एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन, इट हेल्प्स यूज टू अंडरस्टैंड अकाउंट क्लियरली, इट अवॉइड मिसलीडिंग स्टेटमेंट, ठीक है। बेसिक सा मीनिंग यही है फाइनल अकाउंट्स का, इसलिए डिस्क्लोज करे जाते हैं। उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ट्रू और फेयर
व्यू मिल सके फाइनेंशियल पोजीशन का कंपनी की। कंपनी सही में पैसा कमा रही है, कितनी सेल्स कर रही है, कितना रेवेन्यू कर रही है, कितना प्रॉफिट कर रही है, ये सब सही में पता लग सके, इसीलिए फाइनल अकाउंट को डिस्क्लोज करना ज़रूरी होता है। अगर कोई कंपनी डिस्क्लोज नहीं करेगी तो पता कैसे चलेगा कि भाई कंपनी सही भी है कि बेकार है, कहीं कोई इन्वेस्टर पैसा फंसा के और अपना लॉस ना कर ले, इसीलिए डिस्क्लोज करा जाता है फाइनल अकाउंट्स को। इन्वेस्टर के लिए हेल्प होती है, वही बताया मैंने। क्रेडिटर्स को हेल्प मिल जाती है, दे चेक रीपेमेंट एबिलिटी। भाई क्रेडिटर कौन होता है? मान लो कंपनी है, कंपनी किसी सप्लायर से उधार पे सामान लेती है कि भाई एक काम कर, मुझे मेरे सामान बनाने के लिए ये रॉ मटेरियल चाहिए तेरे से, तो एक काम कर मुझे उधार दे दे, मैं तुझे बाद में पैसे दे दूंगा। अब वो क्रेडिटर कहाँ से पता करेगा? वो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन देख लेगा कि भाई यहाँ पेमेंट करने के लायक है कि नहीं है, या ऐसे ही बोल रहे हैं कि वापस कर देंगे, बाद में कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आप लोन लोन लेने जाते हो तो आपका सिविल स्कोर चेक करा जाता है, क्रेडिट स्कोर जो भी होता है वो चेक करा जाता है कि भाई आपके पास रीपेमेंट की एबिलिटी है कि नहीं है। सो वो आपके लिए हो या ऐसी कंपनी के लिए फाइनल अकाउंट को डिस्क्लोज करना ज़रूरी होता है, तभी तो भरोसा बनता है ना। ठीक है, जब कंपनी अपने अपने फाइनेंशियल अकाउंट, अपने पैसे के बारे में कुछ छुपाएगी नहीं, सब सच बताएगी, भाई इतना कमा रहे हैं, इतना लॉस हुआ है, इतना घाटा हुआ है, इतना मुनाफा हुआ है, सब देख लो तुम, तो भरोसा भी बनता है। अवॉइड फ्रॉड, फ्रॉड को अवॉइड करा जाता है, ट्रांसपेरेंसी रखी जाती है, इसीलिए ज़रूरी होती है ये डिस्क्लोज करना फाइनल अकाउंट को। लीगल रिक्वायरमेंट भी होती है, भाई कंपनी खुद कहती है, वो आपके लॉ, कानून कहता है कि भाई आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, आप जो भी पैसा कमा रहे हो, जो भी कर रहे हो, कुछ छुपाना नहीं है, सब दिखाना पड़ेगा। आप लिस्ट क्यों क्यों क्योंकि ये जनरली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है लिस्ट कंपनी के लिए, जो स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा, उन कंपनी में, कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है जो बंदा पैसा लगा रहा है उसे कंपनी के बारे में सब कुछ पता हो। इसीलिए इन फाइनल अकाउंट को डिस्क्लोज करना इसीलिए इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है, ताकि किसी के साथ फ्रॉड ना हो या इन्वेस्टर को दिक्कत ना हो। ठीक है, नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन टू कंपनी। सो देखो, एक कंपनी क्या होती है ये मैं आपको बार बार अब नहीं बताने वाला, आपको समझ में आ चुका है। कंपनीज एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है, कंपनी जो रजिस्टर होती है कंपनी एक्ट के अंदर, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, इट कैन ओन प्रॉपर्टी, एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स, लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर इज यूजुअली लिमिटेड, परपेचुअल एग्जिस्टेंस होती है, कंटिन्यूस, अगर कोई मेंबर चेंज हो गया या किसी की डेथ हो गई तब भी एग्जिस्ट करती रहती हैं, रेज लार्ज कैपिटल भी इशू कर सकते हैं शेयर को इशू करके, मैनेज डायरेक्टर के द्वारा मैनेज करी जाती हैं, डायरेक्टर्स के द्वारा। इनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट या फिर सोशल ऑब्जेक्टिव, अगर कोई वैसी ऑर्गेनाइजेशन है ना सोशल वेलफेयर के लिए, सो उनका सोशल ऑब्जेक्टिव हो गया जो पैसा कमाने के लिए, बाकी प्राइवेट बिजनेस जो होते हैं वो प्रॉफिट कमाने के लिए ही बैठे हैं, जैसे कि टाटा, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये सोशल वेलफेयर के लिए भी काम करते हैं और अपना पैसा भी कमाते हैं, दोनों काम करते हैं। सो नेक्स्ट आता है काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। ये बहुत ज़रूरी है और ये आपको पता ही होना चाहिए, और समझ में आ जाएगा, मैं एग्जाम्पल के साथ ही बता दूंगा। ऑथोराइज कैपिटल क्या होती है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल अ कंपनी कैन इशू, मेंशन इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सो जो ये ऑथराइज कैपिटल होती है ना, ये या इसको रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोल सकते हैं, ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में रजिस्टर्स होती है। कंपनी कैन नॉट इशू शेयर बियॉन्ड दिस लिमिट। अगर कंपनी ने कहा है कि हमारी कंपनी के पास पूरे 10 लाख शेयर्स उन्होंने रजिस्टर करे हैं, तो वो 10 लाख से ज़्यादा एक शेयर्स भी फालतू नहीं कर सकती इशू। ठीक है, सो ये होता है ऑथराइज कैपिटल। इशू कैपिटल क्या होती है ये बता दूंगा, आप इसको पढ़ लो, अभी आगे करते हैं इसको, एग्जाम्पल से आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। इशूड कैपिटल क्या होती है? सपोज 10 लाख के शेयर्स थे, उसमें से 8 लाख जो शेयर्स थे वो इशू कर दिए पब्लिक को कि आप हमारे शेयर्स खरीद लो, 8 लाख शेयर्स खरीद लो, या फिर 8 लाख रुपए के नहीं, चलो 8 लाख ही बोलते हैं, 8 लाख शेयर्स खरीद लो। तो पब्लिक ने कहा ठीक है, पब्लिक को जब ऑफर दे दिया, इशू कर दिया, इशूड कैपिटल हो गई है। सब्सक्राइब कैपिटल क्या हो गया? मान लो 8 लाख पब्लिक को इशू करे, 8 लाख होगी इशूड कैपिटल, 10 लाख होगी ऑथराइज कैपिटल, जो कि 10 लाख शेयर्स हैं अपने पास।
ये रजिस्टर करा दिए हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन करा दिए कि हमारी कंपनी के पास बस 10 लाख शेयर हैं। ठीक है। अब इशूड कैपिटल 10 लाख में से 8 लाख उन्होंने क्या किया, पब्लिक को इशू कर दिया कि भाई आप एक काम करो, आप हमसे 8 लाख शेयर खरीद लो और हमें पैसे दे दो। पब्लिक ने कहा ठीक है। तो पब्लिक ने क्या किया, 8 लाख शेयर्स के लिए पब्लिक के पास पैसे नहीं थे, तो पब्लिक ने क्या किया, 6 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया, 6 लाख शेयर खरीदने के लिए अप्लाई कर दिया। तो ये होगी सब्सक्राइब कैपिटल, सब्सक्राइब कर दिया 6 लाख शेयर्स को। ठीक है, आप तो कर नहीं रहे सब्सक्राइब चैनल को, तो कोई नहीं, पब्लिक ने तो कर दिया यहाँ पर। तो सब्सक्राइब कैपिटल क्या हो गया, जब कंपनी ने 8 लाख शेयर्स इशू करे थे 10 लाख में से, और 8 लाख में से भी 6 लाख ही सब्सक्राइब हो पाए, ये होगी सब्सक्राइब कैपिटल। ठीक है। नेक्स्ट है कॉल्ड अप कैपिटल, पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल डिमांडेड बाय कंपनी, कंपनी में नॉट आस्क फुल मनी एट वंस, ये हो गया। तो पिछली क्या हुआ था हमारे एग्जाम्पल में, कम लोगों ने ना 6 लाख रुपए सब्सक्राइब कर दिए कि भाई 6 लाख के हम शेयर खरीद लेंगे। अब कंपनी क्या बोल रही है, कंपनी बोल रही है कि भाई हमारे पास तो हम तो 6 लाख रुपए ना लेके हम आपसे 4 लाख रुपए ले रहे हैं, तो कंपनी ने, ये क्या होगी, ये कॉल्ड अप कैपिटल हो गई। ठीक है, पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल डिमांडेड बाय कंपनी, सो ये हो गया। पेड अप कैपिटल क्या होगी, अब ये जो 4 लाख कंपनी ने मांगे, इसमें से भी 50,000 लोग ऐसे थे जो पैसे पे नहीं कर पाए, उसमें से पेड अप कैपिटल, अब टोटल कंपनी के पास कितना पैसा आया, 3.5 लाख, 3.5 लाख शेयर्स का पैसा आ गया, सो ये होगी पेड अप कैपिटल। रिजर्व कैपिटल, ये पार्ट ऑफ कैपिटल होते हैं, ये पार्ट ऑफ कैपिटल कीप्ट फॉर यूज, वाइंडिंग अप के लिए यूज होती है जनरली, इतनी ये इसको साइड रखते हैं, पहले यही समझते हैं। सो दोबारा स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। ऑथराइज कैपिटल 10 लाख के सपोज शेयर्स थे, ठीक है, 10 लाख शेयर्स थे, आप ये मान के चलो। कंपनी ने अपने एक कागज के ऊपर ये लिखवाया था कि हमारे पास 10 लाख शेयर हैं टोटल, 10 लाख से फालतू एक शेयर भी नहीं है, पूरी कंपनी की जो वैल्यू है 10 लाख के शेयर्स के बराबर है। ठीक है, अब 10 लाख में से कंपनी ने क्या किया, 6 लाख पब्लिक को ऑफर कर दिए, इशू कर दिए कि भाई आप 6 लाख शेयर खरीद लो हमसे और हमें पैसा चाहिए, आप 6 लाख शेयर खरीद लो। 6 लाख क्या हो गया, इशूड कैपिटल। ठीक है, अब क्या हुआ, पब्लिक ने कहा भाई 6 लाख तो नहीं खरीद सकते हम आपसे 5 लाख शेयर्स के पैसे दे देंगे। तो कंपनी ने क्या किया, 5 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया कि हम तो 5 लाख शेयर खरीद लेंगे। कंपनी ने कहा ठीक है। अब हुआ क्या, कंपनी ने कहा कि हम 5 लाख रुपए नहीं ले रहे आपसे, 5 लाख शेयर्स के पैसे नहीं ले रहे, हमें तो 4 लाख की चाहिए अभी। ठीक है, तो कंपनी ने क्या कहा, हमें तो 4 लाख के चाहिए, तो ये होगी कॉल्ड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल कौन सी होगी, अब हुआ क्या, 4 लाख में से भी कंपनी को 50,000 नहीं मिले, 50,000 रुपये जो थे वो लोग दे नहीं पाए, 3.5 लाख रुपए ही मिले, ये क्या होगी, पेड अप कैपिटल। इतना आसान है समझना, दोबारा बैक कर लेना, दोबारा समझ लेना, बहुत इजी है, ये एग्जांपल लिख के आ जाना, इजी है, समझ में आ जाएगा। ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल क्या होती है, इशू जो इशू करी गई, सब्सक्राइब जो लोगों ने कहा कि भाई हम चलो इतना खरीद लेंगे, ऐसा। ठीक है, ये होता है बेसिक सा। नेक्स्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ऑफिशियल रिकॉर्ड दैट शोज द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड पोजीशन ऑफ अ कंपनी, एक फाइनेंशियल पोजीशन बताती है कंपनी की, आपने सबने पढ़ाई होगा अकाउंटिंग में। बैलेंस शीट क्या होती है मैंने बता दिया, प्रॉफिट एंड लॉस भी आपको पता ही है। सो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है, बैलेंस शीट आती है, प्रॉफिट एंड लॉस आता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट आती है, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी आती है, नोट्स टू अकाउंट आते हैं। ये है आपका, इसको पढ़ लेना, आसानी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर ऑफिशियल रिकॉर्ड दैट शोज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड पोजीशन ऑफ अ कंपनी, जो एक कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस या पोजीशन को बताती है कि कंपनी कैसी है, कंपनी के पास कितने एसेट है, क्या लायबिलिटी है, कितना पैसा कमा रही है, कितना नुकसान कर रही है, ये सब बताती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आ जाता है, बैलेंस शीट आ जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, नोट्स टू अकाउंट, ये सब किस में आ जाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सारी होती हैं। कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग इन सबको फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया है। पर्पस क्या होता है इसका, वही ट्रू और फेयर व्यू मिल सके, इन्वेस्टर और क्रेडिटर को हेल्प मिल सके, लीगल रिक्वायरमेंट की भी जरूरत होती है भाई, लीगल गवर्नमेंट भी कहती है आपको, लॉ कहता है कि तो आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी,
शो करनी पड़ेगी, डिसीजन मेकिंग में हेल्प हो जाती है। ये उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का पर्पस होता है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट आर द प्रोविजंस रिलेटेड टू प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अंडर कंपनीज एक्ट 2013। सो 2013 के कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग क्या क्या प्रोविजंस होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए। सो पहला आता है एप्लीकेबिलिटी। ऑल कंपनीज मस्ट प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअली। सो जो कंपनी इस कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर हैं उनको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। पहला प्रोविजन तो ये आता है, और एनुअली बनानी पड़ेगी, हर साल बनानी पड़ेगी, बना के देनी ही पड़ेगी। दूसरा, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, P&L अकाउंट बनाना पड़ेगा, कैश फ्लो, नोट्स टू अकाउंट, ये सारी चीज़ें आपको बनानी पड़ेंगी। उसके बाद क्या आता है थर्ड पॉइंट, अकाउंटेंट स्टैंडर्ड। आपको अकाउंटेंट स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग बनानी है, जो हमारे इंड IAS के, इंड AS के जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है ना, उसके अकॉर्डिंग बनानी। ये नहीं कि आपने बस लिख के दे दिया पर्चे पे इतना प्रॉफिट हुआ इतना, ऐसा नहीं चलेगा। जो फॉर्मेट है उसी में बनाना पड़ेगा। सो ये होता है तीसरा प्रोविजन। ट्रू और फेयर व्यू मस्ट रिफ्लेक्ट द कंपनी रियल फाइनेंशियल पोजीशन। सो ये ट्रू और फेयर व्यू होना चाहिए, गोइंग कंसर्न होना चाहिए, मतलब कि हम ये अज्यूम करेंगे कंपनी जो है वो हमेशा कंटिन्यूस ऑपरेशन कंटिन्यू करती रहेगी, अपने ऑपरेशन को चलती रहेगी। ये अज्यूम करके चला जाता है कि कंपनी कल ठप नहीं हो जाएगी, बस ये चला जाता है कि हाँ वो अपना काम करती रहेगी। ठीक है, मटेरियलिटी एंड प्रूडेंस डिस्क्लोज इम्पोर्टेंट टर्म्स, अवॉइड ओवर स्टेटिंग एसेट इनकम। ये सब मतलब इम्पोर्टेंट टर्म्स को डिस्क्लोज करा जाता है, ओवर स्टेटिंग एसेट और इनकम को ज़्यादा ये सब ना दिखा के एक ट्रू और फेयर व्यू दिखाया जाता है अच्छे से। मतलब इन सबको घुमा फिरा के ना दिखा के एकदम सीधा सीधा दिखाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है कंसिस्टेंसी, यूज सेम अकाउंटिंग मेथड ईयरली। सो वही ये कहा जाता है, प्रोविजन है कि आपको यही अकाउंटिंग मेथड यूज़ करना है ईयरली। अगर कोई चेंज आया तो उसको फॉलो करना है, वरना यही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके चलना है। अप्रूवल एंड डेट प्रिपेयर्ड फॉर फाइनेंशियल ईयर अप्रूव्ड बाय बोर्ड बिफोर फिलिंग। सो आपको क्या करना है, फाइनेंशियल ईयर के लिए आपको प्रिपेयर करनी है और बोर्ड से अप्रूव करवानी है फाइल करने से पहले, कि भाई हाँ अब ये स्टेटमेंट हम सबमिट करने वाले हैं अपने डायरेक्टर से या अपने जो भी लोग होते हैं उनसे आपको अप्रूव लेना है। सो ये होते हैं कुछ प्रोविजंस रिलेटेड टू प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो ये आप करके आ सकते हो या ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, बाकी देख लेना, ईजी है। नेक्स्ट है ग्रीन अकाउंटिंग क्या होती है। सो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज ग्रीन अकाउंटिंग। ग्रीन अकाउंटिंग ऑल्सो कॉल्ड इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग, इसको इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग भी कहा गया है, इज द प्रोसेस ऑफ इंक्लूडिंग इन्वायरमेंटल कॉस्ट एंड बेनिफिट्स इन फाइनेंशियल अकाउंट्स ऑफ अ कंपनी। मतलब कि जो भी आपकी इन्वायरमेंटल से रिलेटेड कॉस्ट या बेनिफिट हुआ है उसको फाइनेंशियल अकाउंट में रिकॉर्ड करना कंपनी के। ठीक है, इंक्लूड करना या रिकॉर्ड करना, अकाउंटिंग करना। पर्पस क्या होता है इसका, टू मेजर द इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस ऑन द एनवायरनमेंट एंड प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब एक कंपनी है, अब एग्जांपल में देखते हैं, अ कंपनी प्रोड्यूसिंग प्लास्टिक में रिकॉर्ड कॉस्ट ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, पॉल्यूशन कंट्रोल एंड रिसाइकलिंग इन इट्स अकाउंट। सो एक कंपनी है वो प्लास्टिक बना रही है, प्लास्टिक की बॉटल्स बना रही है, कुछ भी बना रही है। अब वो क्या करेगी, वो अपनी अकाउंटिंग करेगी कि भाई हमने इतना वेस्ट वो किया, डिस्पोजेबल किया, इतनी कॉस्ट आई उसकी, इतना हमारा पोल्यूशन हो रहा था, इतना कंट्रोल किया हमने, ये खर्चा आया उसका, इतना रिसाइकल किया, रिसाइकल करने में ये खर्चा आया उसका। सो ये सारी की सारी चीज़ें क्या करती हैं, कंपनी रिकॉर्ड करती हैं। इन सब चीज़ों की रिकॉर्डिंग को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन अकाउंटिंग। कंपनी ने पैसा कमाया है, कंपनी ने कुछ भी किया है, उसको क्या बोलें, पैसा कमाया है, या फिर उस कंपनी ने कोई सेल्स करी है या कोई सामान खरीदा है, वो क्या होगी, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होगी। लेकिन ऐसी अकाउंटिंग जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड होती है कि भाई कंपनी ने इतना पोल्यूशन किया, इतना कंट्रोल किया, इतना डिफोरेस्टेशन में खर्चा आया, इतना नुकसान हुआ इन्वायरमेंट को, इतना हमने फ़ायदा दिया इन्वायरमेंट को, हमने ये सब करा, इन्वायरमेंट के लिए हमने अच्छी चीज़ें भी करी। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या होगी, ये ग्रीन अकाउंटिंग में आ गई। गवर्नमेंट ग्रीन अकाउंटिंग को यूज़ करती है इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ फॉरेस्ट, वाटर एंड क्लीन एयर, इन सबको, इनकी इकोनॉमिक वैल्यू को जानने के लिए ग्रीन अकाउंटिंग यूज़ करती है गवर्नमेंट। ठीक है, बेसिक सा यही है कि
कंपनी अकाउंटिंग रिकॉर्ड करती है ताकि सब कुछ पता चल सके कि कितना इन्वायरमेंट हम हार्म कर रहे हैं, कितना हम हेल्प कर पा रहे हैं, ताकि बेनिफिट क्या होते हैं इसके, कंपनीज रिड्यूस इन्वायरमेंटल डैमेज। भाई एक कंपनी है, उसने रिकॉर्ड करा कि हमारी वजह से इतना डिफोरेस्टेशन हुआ, अब अगली बार वो उसको ध्यान रखेगी कि हाँ भाई इतना ना हो, वरना वो कहीं रिकॉर्ड नहीं करेगी तो बोलेगी हमने कहाँ पेड़ काटे थे, याद ही नहीं हमें तो। ठीक है। सो इन सब चीज़ों को जब रिकॉर्ड करते हैं, ये होता है ग्रीन अकाउंटिंग। असिस्टिस असिस्ट इन बेटर डिसीजन मेकिंग कंसिडरिंग नेचुरल रिसोर्सेज, डिसीजन मेकिंग हो पाती है नेचुरल रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए। सपोर्ट सस्टेनेबल ग्रोथ एंड कंप्लायंस विद इन्वायरमेंटल लॉ, जब आप रिकॉर्ड करके चलते हो तो इन्वायरमेंटल जो लॉज हैं उनकी कंप्लायंस है उन सबको आप फॉलो कर पाते हो और सस्टेनेबल ग्रोथ कर पाते हो कि हाँ भाई हमने इतना नुकसान किया है, हम ऐसे ऐसे इसको करेंगे, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ये होता है ग्रीन अकाउंटिंग। नेक्स्ट है सस्टेनेबल रिपोर्टिंग। सस्टेनेबल रिपोर्टिंग क्या होती है, देखो एक सस्टेनेबल रिपोर्टिंग ग्रीन अकाउंटिंग ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आ सकते हैं या नहीं भी आ सकते, पढ़ लेना। पर सस्टेनेबल रिपोर्टिंग और सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिपोर्टिंग कंपनी इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल एंड सोशल परफॉर्मेंस। मतलब कि कंपनी की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस क्या है, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस क्या है, इन्वायरमेंट को कितना नुकसान कर रही है, कितना फ़ायदा पहुंचा रही है, या सोशली लोगों के लिए वेल्फ अपने एम्प्लॉय के लिए क्या अच्छा कर रही है, इस सब को जब रिपोर्टिंग करना इस चीज़ की, इसको क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल रिपोर्टिंग। इट शोज हाउ द कंपनी मैनेज इट्स इम्पैक्ट ऑन पीपल, भाई लोगों पे, कि भाई एक कंपनी है वो लोगों को जॉब दे रही है, उनकी हेल्प कर रही है, हेल्थ में हेल्प कर रही है, एजुकेशन भी प्रोवाइड करवा पा रही है, वो स्कॉलरशिप दे पा रही है, तो उसका इम्पैक्ट पीपल पे अच्छा होगा, ये रिकॉर्ड करना। प्लैनेट, कि भाई इन्वायरमेंट को क्या हार्म हो रहा है। प्रॉफिट, उसकी प्रॉफिट मतलब कि इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी में उसका जो प्रॉफिट है, पैसा है, कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है, कितना फ़ायदा दे रहा है। भाई कोई कंपनी प्रॉफिट करती है, फिर उसको पैसे को, प्रॉफिट के पैसे को यूज़ करती है, इन्वेस्टमेंट में दोबारा यूज़ करती है, इकोनॉमिक इकोनॉमिक जो हमारी एक्टिविटीज़ है वो बढ़ती है और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होता है देश का, ये होता है। सस्टेनेबल रिपोर्टिंग की ज़रूरत क्यों है, एक तो ट्रांसपेरेंसी पता करने के लिए कि भाई ये कंपनी है उसका एनवायरनमेंट पे या सोशल इम्पैक्ट क्या आ जा रहा है। भाई एक कुछ लोग हैं, ठीक है, शेयर स्टेक होल्डर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं, एक कंपनी है उसने एनवायरनमेंट को इतना हार्म कर दिया है, वो ऐसे प्रोडक्ट बना रही है कि जहाँ पर वो फैक्ट्री उसकी लगी हुई है ना, उसके साथ उसके मतलब 1000-2000 बीघे के आसपास, तो मतलब 7-8 किलोमीटर का एरिया तो बिल्कुल ख़राब हो चुका है, लैंड एकदम पॉल्यूट हो गई है, वहाँ पर कुछ फसल हो नहीं सकती। कितनी बुरी बात है ये। सो ये इसीलिए करा जाता है सस्टेनेबल रिपोर्टिंग, कि आपको हर चीज़ रिपोर्ट करनी पड़ेगी, कितना नुकसान हो रहा है, क्या फ़ायदा हो रहा है, ताकि सब कुछ पता चल सके कि आपकी कंपनी का क्या क्या फ़ायदा, क्या क्या नुकसान हो रहा है एनवायरनमेंट को या लोगों को। अकाउंटेबिलिटी होल्ड्स कंपनीज अकाउंटेबल फॉर सस्टेनेबल प्रैक्टिस, वही कंप्लाइंस इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। भाई अगर एथिकल सब कुछ काम अच्छे कर रही है तो इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि भाई अच्छा बिजनेस है, एनवायरनमेंट को भी इतना हार्म नहीं कर रहा, और अगर हार्म कर भी रहा है तो ये सारी चीज़ें एनवायरनमेंट के लिए कर भी रहा है अच्छी। लॉन्ग टर्म ग्रोथ होती है, इससे रिस्क कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि भाई लोग ना फिर भरोसा करने लगते हैं कि चलो छोटी मोटी गड़बड़ी हो गई तो उसको मैनेज कर लिया जाएगा, कंपनी तो वैसे ओवरऑल अच्छी है, ऐसा। ठीक है। सो ये होती है सस्टेनेबल रिपोर्टिंग की, इसलिए ज़रूरत होती है ताकि ट्रांसपेरेंसी हो, अकाउंटेबिलिटी आए, कंप्लायंस हो, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़े, लॉन्ग टर्म ग्रोथ हो कंपनी की। ठीक है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स, क्या होते हैं सस्टेनेबल रिपोर्टिंग के, एसेस इम्पैक्ट, कि भाई इम्पैक्ट कितना हुआ है इन्वायरमेंट पे, सोशल या इकोनॉमी में। भाई वो कंपनी है, अब मान लो एक कंपनी है वो इन्वायरमेंट को तो इतना ज़्यादा हार्म कर रही है, इतना तो इकोनॉमी को फ़ायदा नहीं पहुंचा पा रही, और लोगों की हेल्थ और ख़राब हो रही है। एक भट्टी में काम करवा रही लोगों को, लोगों के कैंसर हो रहे हैं, स्किन बर्न हो रही है, सब कुछ हो रहा है। अब आप खुद सोचो, ऐसी कंपनी जब ये सब रिपोर्ट करेगी तो सब अच्छे से पता चलेगा ना कि भाई हाँ, कि उसकी वजह से लोगों की भी हेल्थ ख़राब हो रही है, इन्वायरमेंट को भी नुकसान हो रहा है भट्टी की वजह से, ऊपर से इकोनॉमी में भी इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रही, इतना पैसा कमा ही नहीं पा रही जितना नुकसान कर रही है। सो ये होता है कि सस्टेनेबल रिपोर्टिंग से हम इम्पैक्ट पता कर पाते हैं कि अच्छा इम्पैक्ट जा रहा है, बुरा इम्पैक्ट जा रहा है। डिसीजन मेकिंग में हेल्प हो पाती है भाई फ्यूचर में, कि भाई हाँ हमें कहाँ कहाँ ध्यान रखना है। इम्प्रूव प्रैक्टिसेस, जब लोग
इनकरेज बेटर रिसोर्स यूज़। तो अगर कोई कंपनी अच्छा काम करेगी तो छाती चौड़ी कर करके बताएगी हाँ भाई देखो हमने काम किया है। सो प्रैक्टिस को ये इम्प्रूव करवाता है कि भाई हाँ वो कंपनी अच्छा कर रही है तो हमें भी करना चाहिए, हमारी भी इमेज बनेगी। इनहेंस रेपुटेशन वही सपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बस यही है। मेथड्स क्या होते हैं सस्टेनेबल रिपोर्टिंग के? एक इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग होता है जिसमें इन्वायरमेंटल कॉस्ट लाइक पोल्यूशन, वेस्ट कितना हुआ है, पोल्यूशन कितना हुआ है, कितना कम किया है, रिसोर्सेज का कितना यूज़ किया है, कितना वेस्ट किया है, सबका रिकॉर्ड होता है। सोशल अकाउंटिंग, सोशल इम्पैक्ट क्या गया, वेलफेयर, कम्युनिटी डेवलपमेंट, ह्यूमन राइट्स का कोई उल्लंघन तो नहीं किया है, तो ये सोशल अकाउंटिंग हो जाती है। इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग क्या होती है? कंबाइंस फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा इन वन रिपोर्ट। वही फाइनेंशियल डेटा जो है और आपका सस्टेनेबल जो डेटा है उसको आपस में कंबाइन करना, ये होता है इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। सो ये 5 टाइप की मेथड होते हैं सस्टेनेबल रिपोर्टिंग के, पढ़ लेना आगे भी ये 4-5 ईजी है, बाकी तो ठीक है। आगे करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज IFRS, फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स। तो जैसे आपका इंडिया एस स्टैंडर्ड था अकाउंटिंग के लिए, ऐसे ही सस्टेनेबिलिटी के लिए स्टैंडर्ड बनाए गए हैं। सो IFRS सस्टेनेबिलिटी डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स आर इशूड बाय इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड बोर्ड। सो ISSB के द्वारा ये स्टैंडर्ड बनाए गए हैं IFRS। वो गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं। बेसिक्स आप ये देखो, आपको अकाउंट कैसा बनाना है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग कैसी बनानी है, P&L आपका कैसा दिखना चाहिए, क्या क्या रिकॉर्ड करना है, ये क्या बताता है, ये कौन बताता है, ठीक है। चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला जो होता है इंस्टीट्यूट बताता है, ठीक है। किन स्टैंडर्ड्स में लिख देते हैं वो, इंड एएस के अंदर लिख देते हैं। वैसे यहाँ पर है भाई सस्टेनेबिलिटी के अंदर जो जो आपको रिकॉर्ड करना है, क्या रिकॉर्ड करना है, क्या माना जाएगा, क्या नहीं माना जाएगा, कहाँ रिकॉर्ड करना है, कैसे रिकॉर्ड करना है, ये सारी चीज़ें कौन बताएगा? ISSB बताएगा, इशूड करेगा। और किसके अंदर डिस्क्लोज करेगा? स्टैंडर्ड के अंदर लिख देगा, ठीक है। नीड क्या होती है इसकी? डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाता है, ग्लोबल कंपेरेबिलिटी करता है कि भाई कौन कौन सी सस्टेनेबिलिटी में अलाइन हो रही है कि नहीं हो रही। रिस्क मैनेजमेंट में हेल्प करता है, क्लाइमेट रिस्क हो गया, एनवायरमेंटल या सोशल रिस्क हो गया, इस सबको मैनेज करने में हेल्प करता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं इसके? इंटीग्रेटेड सस्टेनेबिलिटी इनटू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, प्रोवाइड कंसिस्टेंट डिस्क्लोजर, कि भाई ये बनाए ही इसलिए गए हैं ताकि कंसिस्टेंट डिस्क्लोजर दिया जाए, ताकि स्टेक होल्डर या रेगुलेटर्स को सारी इन्फॉर्मेशन रहे। सपोर्ट डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है ये। इनहेंस अकाउंटेबिलिटी, बस यही है। और ये की स्टैंडर्ड्स हैं दो, IFRS S1 और IFRS S2, ये देख लेना। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर देना नहीं किया तो, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कोई भी डाउट हो तो। एक चीज़ और, पेपर की टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। पेपर आते जाते रहते हैं और आप 6th सेमेस्टर में कब चले जाओगे, कब आपके सारे पेपर क्लियर हो जाएंगे, कब आपकी UG कंप्लीट हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। सो टेंशन तो लेनी नहीं है, बस कुछ नहीं करना, आपको आना है, ये वीडियो देखनी है और थोड़ा खुद से पढ़ लेना है। और पास्ट प्रीवियस ईयर के, अगर इसमें तो पेपर नहीं है, वैसे ये पहली बार कोर्स चेंज हुआ है तो करवा रहे हैं। बाकी दूसरे जो सेमेस्टर्स हैं उसमें आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, वो बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है। और मेरी वीडियो देख सकते हो आप, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, और शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स से, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू, बाय, और बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए। अच्छा ही जाएगा, अच्छा पढ़ के जाना और अच्छे से कर लेना सारी प्रैक्टिस। सो थैंक यू, बाय।